Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 3rd August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about landslides in Kerala. Important from our syllabus GS Paper 1 Geography and GS Paper 3 Disaster Management point of view. तो करंट न्यूज़ ये है कि अलग-अलग जगहों पे केरला के अंदर लैंडस्लाइड्स आने के कारण 8 लोगों की डेथ हुई है और कई सारे लोग अभी भी मिसिंग हैं। लैंडस्लाइड के बारे में हम समझते हैं कि आखिर ये क्या होता है और क्यों लैंडस्लाइड ट्रिगर होता है। लैंडस्लाइड इज व्हेन soil or rock is displaced along the slope by gravitational force। मान लीजिए कि एक हिली एरिया है और यहाँ के हायर ऑल्टीट्यूड वाले रीजन से वहाँ का रॉक या सॉइल लार्ज अमाउंट में नीचे स्लाइड करना शुरू कर दे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसको कहा जाता है लैंड स्लाइड। अब लैंड स्लाइड हैपन्स ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स, समटाइम्स इट इज ट्रिगर्ड ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स लाइक अर्थक्वेक एंड हेवी रेनफॉल। अर्थक्वेक होने से होता क्या है कि जो रॉक होते हैं वो लूज हो जाते हैं, उनके अंदर क्रैक्स क्रिएट हो जाते हैं और फिर बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल वो रॉक्स नीचे मूव करना शुरू कर देते हैं। कभी कभार अर्थक्वेक के साथ साथ हेवी रेनफॉल आल्सो लीड्स टू डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ बोल्डर्स, रॉक्स एज वेल एज सॉइल फ्रॉम द हायर ऑल्टीट्यूड रीजन। ये लैंडस्लाइड नेचुरल फैक्टर्स के कारण ट्रिगर होते हैं, बट सम मैन मेड फैक्टर्स आल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू लैंडस्लाइड, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन। पेड़ों को काटेंगे तो सॉइल और रॉक लूज होगा। माइनिंग से भी रॉक के अंदर क्रैक्स डेवलप होते हैं। डिगिंग इन द स्लोप एरिया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इनडिस्क्रिमिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड एंड होटल्स वगैरह बनाना इन द स्लोपी एरिया, इन सब से क्या होता है कि सॉइल या रॉक्स लूज होते हैं और फिर लैंडस्लाइड आने की संभावना बढ़ जाती है। तो भारत में वो सारे एरिया जो हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन है जहाँ पे हिली रीजन है और स्लोप थोड़ा स्टीप है। दीज आर द रीजन्स इन इंडिया दैट आर मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स। तो लैंडस्लाइड्स के लिए क्या कंडीशंस होने चाहिए, एकदम अगर टेक्निकल सेंस में बात करें तो ग्रेडियंट यानी कि स्लोप तो होना चाहिए। तो लगभग 40 डिग्री या उससे ज़्यादा स्लोप चाहिए फॉर लैंडस्लाइड टू हैपन। उसके अलावा हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जनरली ट्रिगर्स लैंडस्लाइड। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक ये हिली एरिया है, तो यहाँ से जब विंड चलेगी, विंड इज नथिंग बट मूवमेंट ऑफ एयर पैकेट्स। जब विंड चलेगी तो बिकॉज ऑफ दिस हिली रीजन द विंड विल बी फोर्स टू मूव अप। इस साइड ऑफ द हिल्स को, दिस साइड ऑफ द हिल इज नोन एज विंडवर्ड साइड। और विंडवर्ड साइड में क्या होता है कि यहाँ पे स्लोप के कारण विंड राइज करेगी। जब विंड राइज करती है और हायर ऑल्टीट्यूड में पहुंचती है तो उसका टेम्परेचर कम होता है बिकॉज अपर ऑल्टीट्यूड में टेम्परेचर कम है एटमॉस्फेयर का। तो जब विंड पैकेट्स ऊपर जाते हैं तो उनका भी टेम्परेचर कम होता है। जब उनका टेम्परेचर कम होता है तो उनकी मॉइस्चर होल्ड करने की कैपेसिटी कम होने लगती है। एंड देन दिस विंड दैट वाज राइजिंग अलोंग द स्लोप ऑन द विंडवर्ड साइड ऑफ द हिल्स, वो विंड या एयर पैकेट उनका टेम्परेचर कम होने के कारण मॉइस्चर कैपेसिटी होल्ड करने उनकी कम हो जाती है और वो फिर बहुत सारा मॉइस्चर अपने अंदर से रिलीज करने लगते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल। और इस कारण से जनरली आप देखेंगे कि विंडवर्ड साइड में बहुत रेनफॉल होती है। अब मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारा रेनफॉल हो गया, उसी को कहा जाता है कई बार क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट का अपना एक टेक्निकल डेफिनेशन है, एक लिमिटेड एरिया में अगर बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाए इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम तो इट इज़ कॉल्ड क्लाउड बर्स्ट। तो कभी कभार हेवी रेनफॉल इन सम एक्सट्रीम केसेस क्लाउड बर्स्ट के कारण होता क्या है कि विंडवर्ड साइड में जब बहुत ज़्यादा बारिश हो गई तो यहाँ का जो सॉइल है या रॉक है ये फिर पानी के साथ नीचे आने लगता है और इसी को कहा जाता है लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड के लिए ग्रेडियंट चाहिए 40 डिग्री या उससे ज़्यादा, स्लोप 40 डिग्री या उससे ज़्यादा होना चाहिए।
हाई इंटेंसिटी रेनफॉल जनरली चाहिए। साथ ही साथ लैंडस्लाइड इज जनरली विटनेस्ड इन दोज एरियाज जहाँ पे अपर रीजन में जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल का, वो क्लेई कंटेंट उसके अंदर ज़्यादा है, क्ले बेस्ड सॉइल ज़्यादा है, क्योंकि क्ले वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। अब जब ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, ड्रेनेज उसकी उतनी अच्छी है नहीं कि अपने अंदर से पानी को रिलीज करता रहे। जब बारिश होगी, क्ले ज़्यादा है ऊपर वाले एरिया में, वाटर को उसने ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, तो बहुत हेवी होने लगता है। और यही कारण है कि क्लेई रीजन में लैंडस्लाइड आने की संभावना ज़्यादा रहती है। केरला के अंदर अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड इज जनरली एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न घाट्स, क्योंकि वेस्टर्न घाट को लेकर के आपको पता है वेस्टर्न घाट में स्लोप भी अच्छा खासा है। साथ ही साथ क्योंकि वेस्टर्न घाट स्टीप है, साथ ही साथ वेस्टर्न घाट में कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चरल या इकोनॉमिक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, और उनको रेगुलेट करने के लिए दो बॉडीज, एक्सपर्ट बॉडीज बनाई गई, माधव गाडगिल कमीशन और बाद में कस्तूरी रंजन कमेटी। माधव गाडगिल कमीशन ने ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नॉर्म सजेस्ट किए थे इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो उसको अपोज किया गया। तो फिर उसके बाद बनाया गया कस्तूरी रंजन कमेटी। उसने थोड़ा सा, इस कमेटी ने थोड़ा वाटर्ड डाउन या रिलैक्स्ड नॉर्म सजेस्ट किए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट, लेकिन दोनों ही एक्सपर्ट बॉडीज के रिकमेंडेशंस को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इवन कस्तूरी रंजन कमेटी जो काफ़ी रिलैक्स्ड या वाटर डाउन सजेशंस दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू कंजर्वेशन ऑफ वेस्टर्न घाट, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, आर्ग्यूइंग कि इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ रीजन्स इन वेस्टर्न घाट स्टेट्स लाइक केरला, कर्नाटका, इनका इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैम्पर होगा। तो इस कारण से प्रॉब्लम ये है कि वेस्टर्न घाट की कंजर्वेशन को लेकर के दो एक्सपर्ट बॉडी में से किसी भी बॉडी के सजेशंस को इम्प्लीमेंट ना करने का नतीजा है कि वेस्टर्न घाट में इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चरल या अलग अलग इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और इस कारण से वहाँ का जो रॉक एंड सॉइल है वो धीरे धीरे वीक हो रहा है। और बारिश तो वेस्टर्न घाट्स में होती ही है। अब खासकर ये विंडवर्ड साइड में जब बारिश होगी, यहाँ का सॉइल जो है और रॉक जो है काफ़ी लूज हो गया है, तो नेचुरल सी बात है कि जब बारिश होगी तो साथ ही साथ लैंडस्लाइड्स होंगे। 2 साल पहले भी केरला के अंदर बहुत कैटेस्ट्रॉफिक लैंडस्लाइड आया था वायनाड डिस्ट्रिक्ट में, 200 से भी ज़्यादा लोग मरे थे। अभी फिर से केरला के अंदर ये लैंडस्लाइड आया है। तो ये जो लैंडस्लाइड फ्रिक्वेंटली केरला में आ रहा है, इट इज़ ए क्लासिक केस ऑफ डायलेमा, एन एथिकल डायलेमा ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में इस टॉपिक से रिलेटेड एक ना एक केस स्टडी हर साल रहता ही रहता है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ दिस पर्टिकुलर डायलेमा ओनली। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन पे ध्यान दिया जाए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। कहीं ना कहीं हमें एक बैलेंस स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, प्रॉपर ईआईए करने की ज़रूरत है बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी प्रोजेक्ट। वी नीड टू follow the approach of sustainable development, striking a right balance between economic development and environmental protection. ओवरऑल अगर भारत में बात करें तो लगभग 13% ऑफ इंडियाज लैंड मास इज वल्नरेबल टू लैंडस्लाइड, विच इज अबाउट 0.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो जितना भी एरिया भारत का लैंडस्लाइड को लेकर के वल्नरेबल है, उसका 42% नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी उनकी रिलेटिवली बाकी जगहों की तुलना में ज़्यादा है। तो जितना भी लैंडस्लाइड वल्नरेबल एरिया है, उसका 42% लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी वाला एरिया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे अर्थक्वेक आता रहता है, हिली रीजन तो है ही, और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन जो है नेचुरल कॉम्बिनेशंस, वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लैंडस्लाइड वल्नरेबल बनाते हैं। भारत का जितना भी एरिया लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी फेस कर रहा है, उसका 42% अकेला नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। असम के अंदर अगर बात करें तो 4 एरियाज ऐसे हैं जो लैंडस्लाइड वल्नरेबिलिटी है। एक तो है रीजन अलोंग द स्लोप ऑफ हिमालयाज, ये वाला रीजन। तो बीटीसी वाला रीजन जो है वहाँ पे लैंडस्लाइड्स आते रहते हैं। उसके अलावा कार्बी एंगलोंग, दीमा हसाओ, कछार,
तो याद रखने के लिए आप दिमाग में रख सकते हैं कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वाले जो रीजन हैं वो लैंडस्लाइड प्रोन है। उसके अलावा गुवाहाटी के आसपास भी एरिया में लैंडस्लाइड आता रहता है। गुवाहाटी और आसपास के एरिया में लैंडस्लाइड आने के पीछे एक कारण है अर्बन एक्सपेंशन, अर्बन स्प्रॉल। बिना प्रॉपर अर्बन प्लानिंग के जब कंस्ट्रक्शन किया जाएगा तो हिली एरियाज में सॉइल एंड रॉक्स लूज होंगे और नतीजा ये होगा कि जब भी बारिश होगी तो लैंडस्लाइड की संभावना बनेगी। तो लैंडस्लाइड को प्रिवेंट करने के लिए वी नीड प्रॉपर अर्बन प्लानिंग। कंस्ट्रक्शन पे हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट करना पड़ेगा, जो भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कोड्स हैं उनको लेकर के, और हिल्स, फॉरेस्ट और वाटर बॉडीज को हमें प्रोटेक्ट करना होगा। जितना ज़्यादा हम अर्बन स्प्रॉल करेंगे, यानी कि जैसे तैसे आप जहाँ मन करेगा वहाँ घर बनाएंगे, तो इससे लैंडस्लाइड की संभावना प्लस अर्बन फ्लडिंग की संभावना दोनों बढ़ेगी। अर्बन फ्लडिंग आप देख रहे हैं पिछले कुछ सालों में उसकी इंटेंसिटी गुवाहाटी और उसके आसपास में काफ़ी बढ़ गई है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे मेरे से पूछा जा सकता है रिगार्डिंग लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड को लेकर के क्या मिटिगेटिंग अप्रोच लिया गया है या फिर अडेप्टेशन अप्रोच लिया गया है, उसको लेकर के भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मैं बस आपको हिंट्स दे दूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिल करके डेवलप किया है नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, NLRMS। 2019 में इसको फाइनलाइज किया गया। इसमें जो वल्नरेबल लोकेशंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है और वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया गया है। रेनफॉल के बेसिस पे पहले ही प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकता है। इतना सेंटीमीटर अगर रेनफॉल हो गया इतने टाइम में तो संभावना है कि वहाँ पे लैंडस्लाइड आ सकती है। तो इस तरीके से NLRMS सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट or reduce catastrophes associated with landslides. Next topic is about interstate water dispute, important from our syllabus GS paper 2, Indian polity point of view. सबसे पहले आर्टिकल 262 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। ये आर्टिकल के हिसाब से पार्लियामेंट बाय लॉ कैन प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। दो स्टेट्स या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में रिवर वाटर शेयरिंग को लेकर के अगर कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए पार्लियामेंट एक कानून बना सकता है। पार्लियामेंट उस कानून की मदद से एक अलग से एडजुडिकेटरी बॉडी बना सकता है, ट्रिब्यूनल बना सकता है, और पार्लियामेंट के पास ये भी पावर है कि उस ट्रिब्यूनल के जो फैसले हैं उसको फाइनल एंड बाइंडिंग डिक्लेयर कर दे, यानी कि इवन सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट इंटरवीन इनटू the decisions given by the tribunal created by the parliament। तो आर्टिकल 262 के अंतर्गत इंडियन पार्लियामेंट को स्वीपिंग पावर्स मिले हैं टू रिजॉल्व इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। वो एक ट्रिब्यूनल बना सकते हैं और ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा वो फाइनल होगा, बाइंडिंग होगा, इवन सुप्रीम कोर्ट कुड नॉट इंटरवीन, ऐसा कहा गया आर्टिकल 262 में। ये पावर जो पार्लियामेंट को मिला है, इंडियन या यूनियन पार्लियामेंट को, इट इज इन लाइन विथ एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट। तो एंट्री 56 ऑफ यूनियन लिस्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू रेगुलेट एंड डेवलप इंटरस्टेट रिवर। इंटरस्टेट रिवर होगा तो उससे रिलेटेड फैसले सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा, जबकि किसी स्टेट के अंदर वाटर सप्लाई, इरिगेशन, कैनाल मैनेजमेंट, ये सब स्टेट लिस्ट का मामला है। तो यूनियन लिस्ट में बोला गया है इंटरस्टेट रिवर को मैनेज करने के लिए फैसले भारत सरकार लेगी, और पार्लियामेंट को पावर दिया गया अंडर आर्टिकल 262 कि इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वो एडजुडिकेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं। वहां पे सुप्रीम कोर्ट के पावर को भी वो रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। अपने इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए अंडर आर्टिकल 262 पार्लियामेंट ने कानून बनाया, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। इस एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है कि जब जब दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में रिवर डिस्प्यूट का मामला आएगा, रिवर वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट का मामला आएगा, तो इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार एक ट्रिब्यूनल बना सकती है और इस ट्रिब्यूनल का जो फैसला होगा दैट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। बट दैट ट्रिब्यूनल विल बी एड हॉक ट्रिब्यूनल, मतलब केस टू केस
बेसिस पे ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। फैसला देने के बाद दैट ट्रिब्यूनल विल सीज टू एग्जिस्ट, उसके बाद वो फिर उसको अबैंडन कर दिया जाएगा। तो ऐसे कई सारे इंटर स्टेट वाटर शेयरिंग ऑफ रिवर को लेकर के डिस्प्यूट्स हुए हैं, और जिसको लेकर के भारत सरकार ने ट्रिब्यूनल्स बनाए हैं यूजिंग इट्स पावर अंडर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, इसमें 4 डिस्प्यूटिंग पार्टीज हैं, स्टेट ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पौंडीचेरी। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इसमें पार्टी है। नर्मदा में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो 2 ही बातें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 262 एंड इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, जिसके अंतर्गत एड हॉक ट्रिब्यूनल्स बनाए जा सकते हैं। अब ये जो करंट डेवलपमेंट है दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू कावेरी रिवर डिस्प्यूट। कावेरी रिवर को लेकर के डिस्प्यूट शुरू हुआ 1980s में। फिर कावेरी रिवर के वाटर शेयरिंग को लेकर के एक ट्रिब्यूनल बनाया गया इन 1990 इन लाइन विथ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956। उस ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला दिया 2007 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया 2018 में। अब आप कहेंगे कि सर ट्रिब्यूनल का तो फैसला फाइनल होता है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस ग्राउंड पे इंटरवीन किया? तो सुप्रीम कोर्ट ने यूजिंग आर्टिकल 142 इंश्योरिंग नेचुरल जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा इंटरवीन करते हुए और ये कावेरी वाटर डिस्प्यूट के जो फैसले हैं, उसके जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया, ट्वीक किया 2018 में। और उसके बाद से कावेरी वाटर डिस्प्यूट को सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उस हिसाब से उसके वाटर की शेयरिंग की जा रही है बिटवीन 4 पार्टीज, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पौंडीचेरी। और ओवरसी करने के लिए कि जो भी बोला गया है किस पार्टी को कितना पानी मिलना चाहिए, उसको ओवरसी करने के लिए कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना दी गई है 2018 से। अगर आप ध्यान से देखें तो कावेरी वाटर शेयरिंग मेनली 2 पार्टीज के बीच में होती है, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका एक अपर राइपेरियन स्टेट है, कर्नाटका से पानी जाता है तमिलनाडु की तरफ। उसमें 2 बाकी और भी पार्टीज हैं, पौंडीचेरी एंड केरला, लेकिन 2 मेजर जो पार्टीज हैं वो कर्नाटका एंड तमिलनाडु हैं। कर्नाटका और तमिलनाडु का जो बॉर्डर है वहां पे एक जगह है बिलीगुंडलू, वहां पे एक डैम बनाया है कर्नाटका सरकार ने, और वहां से वो पानी रिलीज करता है तमिलनाडु के लिए। तमिलनाडु को सबसे ज्यादा वाटर एलोकेट किया गया है अंडर कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल के हिसाब से तमिलनाडु को 419 टीएमसी यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट वाटर मिलना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एडजस्ट करते 404 टीएमसी वाटर कर दिया पूरे साल भर में। अब करेंटली क्या हुआ है कि इस बार मॉनसून थोड़ा कमजोर रहा है, इस कारण से कर्नाटका सरकार ने कहा कि हम अगस्त महीने में सिर्फ 3 टीएमसी ही वाटर रिलीज करेंगे तमिलनाडु के लिए, जबकि एज पर द ट्रिब्यूनल अवार्ड या सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट अगस्त महीने में तमिलनाडु को लगभग 50 टीएमसी वाटर मिलना चाहिए। तो इसको लेकर के दोनों स्टेट्स के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। तो दैट इज द करंट डिस्प्यूट गोइंग ऑन बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। कर्नाटका कह रहा है कि हम सिर्फ 3 टीएमसी पानी छोड़ेंगे, तमिलनाडु कह रहा है कि अरे भाई 50 टीएमसी आपको छोड़ना होता है अगस्त महीने में, आप सिर्फ 3 टीएमसी छोड़ेंगे तो कैसे होगा? इट इज गोइंग अगेंस्ट द एग्रीमेंट। कर्नाटका कह रहा है कि हम कहां से छोड़े उतना पानी, पानी है ही नहीं। तो डिस्पाइट द फाइनल वर्डिक्ट डिलीवर्ड बाय द ट्रिब्यूनल एंड देन स्लाइटली मॉडिफिकेशन बाय सुप्रीम कोर्ट, every now and then some friction starts between Karnataka and Tamil Nadu as far as sharing of interstate water is concerned of Kaveri River। इसी को लेकर के फिर 2019 में सजेस्ट किया गया था कि ये जो कानून है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956, इसको अमेंड करके एक परमानेंट इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना दिया जाए, परमानेंट ट्रिब्यूनल। और जब भी कोई 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो तो एक उसकी बेंच बना दी जाए
टू लुक इनटू द मैटर। जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक परमानेंट बॉडी है, एडजुडिकेटरी बॉडी, जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक परमानेंट ट्रिब्यूनल है, वैसे ही सजेस्ट किया गया था 2019 में कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर के एक परमानेंट ट्रिब्यूनल बनाया जाए और उस ट्रिब्यूनल के अंदर फिर अलग अलग जो वाटर डिस्प्यूट है उस फैसले को लिया जाए, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड वल्नरेबिलिटी के कारण स्टेट्स के बीच में वाटर डिस्प्यूट के केसेस बढ़ रहे हैं। इवन दोज केसेस दैट हैव बीन ऑलरेडी रिजॉल्व्ड, वो भी री इमर्ज हो रहे हैं। इस कारण से देयर इज ए नीड ऑफ अ परमानेंट ट्रिब्यूनल फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट वाटर। लेकिन वो 2019 में प्रपोजल दिया गया, उसके हिसाब से बिल भी लाया गया पार्लियामेंट में, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अगर हम बात करें तो थोड़े बहुत वाटर शेयरिंग को लेकर के डिस्प्यूट्स हैं, जैसे असम और मेघालय के बीच में बारापानी उमियाम को लेकर के है, असम नागालैंड के बीच में धनसरी बेसिन को है लेकर के डिस्प्यूट, असम और अरुणाचल में लेकर के सियांग और सुबनसिरी का को लेकर के डिस्प्यूट है, असम मिजोरम को के बीच में बराक बेसिन को लेकर के थोड़ा बहुत डिस्प्यूट है। लेकिन कोई भी मेजर डिस्प्यूट नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में, इतना मेजर नहीं है कि इसको ले जाकर के इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बनवाया जाए और वहां से फैसले निकाले जाए। जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में वाटर शेयरिंग रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं, दीज आर जनरली रिजॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटर स्टेट नेगोशिएशन या समटाइम्स सेंट्रल गवर्नमेंट मीडिएशन। अभी तक नॉर्थ ईस्टर्न रिवर्स के शेयरिंग को लेकर के कोई इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू इंटरस्टेट वाटर रिवर डिस्प्यूट, क्लाइमेट चेंज वल्नरेबिलिटी के कारण द डिमांड ऑफ परमानेंट इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट AI application for helping the Indian diaspora. Important from our syllabus GS paper 2 Indian diaspora in international relations. GS paper 2 international relations में एक सेगमेंट है इंडियन डायस्पोरा, उससे रिलेट करके इस टॉपिक को देखा जा सकता है। तो देखिए, भारत मूल के लोग जो दूसरे देशों में रहते हैं उनको अलग अलग सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वीजा सर्विसेज या उनको अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स जो भारत सरकार चला रही है फॉर द डायस्पोरा, उनके रिलेटेड अवेयरनेस की जरूरत होती है। तो अब इंडियन डायस्पोरा के साथ बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाने के लिए हमारी जो कॉन्सुलेट ऑफिस है या एम्बेसीज हैं दुनिया के अलग अलग जगहों पे, उन्होंने AI बेस्ड टूल्स का इस्तेमाल करना धीरे धीरे शुरू किया है। फॉर एग्जांपल, जर्मनी के अंदर म्यूनिक कॉन्सुलेट की अगर हम बात करें, म्यूनिक के अंदर जो इंडियन कॉन्सुलेट है जर्मनी में, उसने सारथी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। सारथी एक डिजिटल अवतार है, एवेटार है। इट हैज़ बीन क्रिएटेड यूजिंग AI। और सारथी जो है उसकी मदद से एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है जिसमें तमाम जानकारी दी गई है रिगार्डिंग सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्सुलेट इन म्यूनिक। तो एक शॉर्ट वीडियो बनाया गया है जिसमें AI बेस्ड एक डिजिटल अवतार सारथी का इस्तेमाल किया गया है टू एक्सप्लेन ऑल द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्सुलेट इन म्यूनिक। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ of application of AI for providing certain services to Indian diaspora। दूसरा है भारतीय चैटबॉट ले आया गया है न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट द्वारा, जो 24/7 ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स देता है टू कॉमन क्वेरीज फ्रॉम इंडियन डायस्पोरा कि कैसे वीज़ा मिलेगा, कैसे हम फिर कितने दिनों तक हम वहाँ पे रह सकते हैं, ये सब की कॉमन क्वेरीज जो हैं वो भारतीय चैटबॉट सॉल्व करता है 24/7। न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उसके अलावा भारत के जितने भी कॉन्सुलेट या एम्बेसीज हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, दे आर नाउ ट्राइंग टू इंटीग्रेट भाषिनी AI प्लेटफॉर्म। भाषिनी AI प्लेटफॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया अंडर डिजिटल नेशनल लैंग्वेज ट्रांसमिशन इनिशिएटिव। इसके अंतर्गत किसी भी एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है, स्पीच टू टेक्स्ट या टेक्स्ट टू स्पीच, या फिर पूरा मशीन लर्निंग की मदद से एक भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है और रीड भी कर सकता है। OCR बेस्ड कोई डॉक्यूमेंट हो तो उसको रीड भी कर सकता है। स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, या फिर डॉक्यूमेंट को रीड करना, ये सब कुछ कर सकता है भाषिनी मिशन की मदद से
जो भाषिनी टूल डेवलप किया गया है। तो भाषिनी टूल का मेन इस्तेमाल किया जा रहा है टू ब्रिज लैंग्वेज बैरियर इन इंडिया। अब आप मान लीजिए जैसे कि आप तमिलनाडु में जाएं, तो आप भाषिनी ऐप का इस्तेमाल करके आप एसएमएस में बोलेंगे और वो ट्रांसलेट कर देगा इनटू तमिल, और इस तरीके से आप तमिलनाडु में भी लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो भाषिनी ऐप को पहले भारत के अंदर लॉन्च किया गया टू ब्रिज द लिंग्विस्टिक गैप। अब उसी भाषिनी ऐप का इस्तेमाल भारत के तमाम एम्बेसीज कर रहे हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू द इंडियन डायस्पोरा लिविंग अब्रॉड। तो मान लीजिए इंडियन डायस्पोरा पे प्रश्न आया, तब भी आप वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना कर लिख सकते हैं, इंडियन डायस्पोरा को अलग अलग जो सर्विसेज दिया जा रहा है उसमें एआई बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस दिया जा रहा है। उसमें एक दो एग्जांपल दे दिया कि सारथी डिजिटल अवतार बेस्ड शॉर्ट वीडियो, या फिर भारतीय चैटबॉट बाय न्यूयॉर्क कॉन्सुलेट, या इंटीग्रेशन ऑफ भाषिनी प्लेटफॉर्म, ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर इंडियन डायस्पोरा पे प्रश्न आया तो भी लिख सकते हैं, अगर एआई के एप्लीकेशन पे प्रश्न आया तो भी आप लिख सकते हैं इन सब के एग्जांपल्स को। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईपीआई, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ईपीआई एक बाई एनियल रिपोर्ट है जो 2 साल में एक बार पब्लिश होता है। इस रिपोर्ट के अंदर दुनिया के अलग अलग देशों को देखा जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और उसके बेसिस पे स्कोर दिया जाता है ऑन द ग्राउंड की हाउ इफेक्टिवली दीज कंट्रीज आर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट एंड प्रोमोटिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। टोटल 3 मेजर एरियाज में एक देश कितना अच्छा काम कर रहा है उस पर फोकस किया जाता है और उसके बेसिस पे एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश होती है। 3 पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स और उसके अंदर टोटल 47 indicators, objective indicators. 3 policy objectives taken up by environmental performance index are ecosystem vitality, कि जो इकोसिस्टम है, पेड़ पौधे हैं, वो कितने वाइटल हैं, कितने रोबस्ट हैं। इन्वायरमेंटल हेल्थ, आसपास के जो इकोसिस्टम है उसका इंसानों के हेल्थ के ऊपर कैसा असर पड़ रहा है। एंड क्लाइमेट चेंज। ये 3 फैक्टर्स या पॉलिसी के बेसिस पे अलग अलग देशों को एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स स्कोर दिया जाता है और उसके बेसिस पे उनको रैंक दी जाती है। इस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 2 साल में एक बार पब्लिश होता है, इट इज रिलीज्ड बाय येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस इंफॉर्मेशन नेटवर्क। साल 2024 में आखिरी बार पब्लिश हुआ था। नाउ 2026 में वापस से एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स पब्लिश हुआ है। इस बार भारत की रैंकिंग बहुत खराब आई है, 176 आउट ऑफ 177 कंट्रीज इन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स ऑफ 2026। तो ये डेटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हाईलाइटिंग द फैक्ट कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के भारत को और ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। दिस इज बीइंग कोटेड बाय एक्सपर्ट्स दैट दिस एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज अ काइंड ऑफ वेकअप कॉल फॉर इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। Next topic is about doxing victims in India. Important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. Doxing से पहले करंट न्यूज देखते हैं क्या होता है डॉक्सिंग। उसको समझने से पहले लेट्स सी द करंट न्यूज। Women who participated in protest at Delhi Jantar Mantar have been subjected to doxing. Doxing means revealing a person's private information like phone number, home address without their consent. उसको रिवील कर देना ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ताकि उसके बाद साइबर बुलिंग, साइबर हरासमेंट शुरू हो जाती है। तो इस एक्टिविटी को, जहाँ पे किसी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन को रिवील कर दिया जाता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इसी एक्टिविटी को कहा जाता है डॉक्सिंग। डॉक्सिंग ऑफन लीड्स टू इंटिमिडेशन, सेमिंग, हैरासमेंट, साइबर बुलिंग एंड ऑल। भारत में कोई भी स्पेसिफिक कानून नहीं है टू डील विथ डॉक्सिंग, लेकिन कुछ दूसरे कानून हैं जिसके अंतर्गत इस तरह की एक्टिविटीज को रोका जा सकता है। जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में सेक्शन 28 हैज प्रोविजन रिगार्डिंग पनिशमेंट फॉर स्टॉकिंग इंक्लूडिंग ऑनलाइन स्टॉकिंग। पॉक्सो एक्ट है, अगर जो विक्टिम है वो माइनर है तो उसको पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत रिलीफ मिल सकता है और उसको विक्टिमाइज करने वाले जो परपेट्रेटर्स हैं उनको सजा मिल सकती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसका सेक्शन 72A
पेनलाइजेस अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से कुछ एवेन्यूज हैं जिसकी मदद से डॉक्सिंग विक्टिम्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एक जो एथिक्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है, कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल हो जाएगा, वो है आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये कोड कहता है, याद रखना जरूर काम आएगा, आईटी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021. All the social media platforms have to take due diligence in order to prevent any kind of cyberbullying, and they have to remove content related to nudity, sexual content or impersonation within 36 hours. तो इस रूल्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं in order to give an avenue that could be used to protect victims of doxing. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम से रिलेटेड ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है। एजुकेशन लोन 7.5 लाख तक मिलता है, 10 लाख तक नहीं मिलता। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। NIRF जो है रैंकिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया देता है। खेलो भारत नीति, दोनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। खेलो भारत स्कीम्स को रन करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ। समुद्र मंथन स्कीम में 50% ऑफ ड्रिलिंग कॉस्ट है 675 करोड़, विच एवर इज लोअर इज प्रोवाइडेड एज इंसेंटिव या सब्सिडी। समुद्र मंथन स्कीम ऑफशोर ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन के लिए। पीएम किसान, पहला स्टेटमेंट गलत है, इट्स अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम नॉट स्पॉन्सर स्कीम। दूसरा स्टेटमेंट सही है। एन इनकम टैक्स पेयर ओइंग एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट एलिजिबल फॉर बेनिफिट अंडर पीएम किसान। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।